खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का और मेट्रो सिटी की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। भिवानी से आ रही है, जहां पर दो भाइयों के बीच जमकर चले हैं लाठी डंडे। बड़े भाई ने छोटे भाई को डंडे से पीटा है, जिसके बाद गंभीर हालत में छोटा भाई अस्पताल में भर्ती हुआ है। पीड़ित घायल भारतीय सेना का जवान है। पीड़ित परिवार ने अब एसपी को इस पूरे मामले की शिकायत दी है। भवानी खेड़ा के वार्ड नंबर 6 का ये मामला है। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की तस्वीरें भी आपके सामने किस तरीके से दो भाई आपस में भिड़ गए, उसकी तस्वीरें आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब पीड़ित परिवार की ओर से एसपी को इस पूरे मामले की शिकायत दी गई है। दो भाइयों के बीच में जमकर लाठी डंडे चले हैं। बड़े भाई ने छोटे भाई को डंडों से पीटा है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा दी रहे हैं। जिसके बाद गंभीर हालत में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। और पीड़ित परिवार ने एसपी को भी इस पूरे मामले की शिकायत दी है। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं और तस्वीरें आप देख रहे हैं। दो भाइयों के बीच में जमकर यहां लाठी डंडे चले हैं। अब इसकी वजह क्या रही है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। जैसे कोई जानकारी मिलेगी वो भी आपको हम बताएंगे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से आप देख सकते हैं। एक के बाद एक कई बार लाठी से यहां पर किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो लाठी से हमला कर रहा है, जो लाठियां चला रहा है, वो बड़ा भाई है, जो अपने छोटे भाई पर लाठियां बरसा रहा है। और हर खबर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं हर खबर पर, जहां दो भाइयों के बीच में किस तरीके से लाठी डंडे चले हैं, एक दूसरे पर वार किया गया है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। हालांकि बताया जा रहा है कि जो बड़ा भाई है वो इसमें छोटे भाई पर भारी पड़ा है और उसने अपने छोटे भाई की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लाल घेरा है, उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से दो भाई आपस में भिड़ गए और बड़े भाई ने छोटे भाई पर एक के बाद एक कई लाठियां बरसा दी। यहां मौजूद किसी शख्स ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब लगातार वायरल हो रहा है। दो भाइयों के बीच में जमकर चले हैं लाठी डंडे, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इसकी वजह क्या रही है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, और जैसे ही कोई जानकारी इस बारे में मिलेगी वो भी आपको हम बताएंगे। भिवानी से हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, दीजिए पूरी जानकारी, क्या वजह रही, क्यों दो भाई आपस में भिड़ गए? दीपक, आवाज मिल रही है आपको, सुन पा रहे हैं क्या आप? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये सारा मामला भवानी खेड़ा का है। भवानी खेड़ा में जहां दो भाइयों का आपस में जमीन को लेकर के विवाद हो गया, जहां बड़े भाई ने छोटे भाई को लाठी डंडों से बुरी तरीके से पेट दिया। इस घटना के अंदर छोटा भाई जगमिंदर, जो कि सेना में जवान है, फिलहाल छुट्टियों पर आया हुआ था, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे भवानी खेड़ा के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहाँ से उसे भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। अभी उसकी हालात जो है सामान्य बताए जा रहे हैं। हालांकि जो उसके भाई का कहना है कि उनके उनके जमीनी विवाद के कारण जो बड़े भाई ने उनको डंडों के साथ मारपीट की है। हालांकि अभी पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है, क्योंकि पुलिस को भी मामले की जो शिकायत है वो कर दी गई है। जी दीपक, ये जानना चाहेंगे क्या दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायत दी गई है, या फिर जो छोटा भाई है जिसको चोटें ज्यादा हैं, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, उसकी ओर से शिकायत दी गई है पुलिस में? जी आपको बता दूं कि जो जगमिंदर है वो छोटा भाई है, सेना में जवान है। घायल होने के कारण भवानी खेड़ा हॉस्पिटल के अंदर उसकी एमएलआर काटी गई थी। एमएलआर काट करके थाने में भेज दी गई थी और उसके बाद रेफर उसे भिवानी कर दिया गया। हालांकि दूसरे भाई की शिकायत के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि भवानी खेड़ा का ये सारा मामला है, थाना भी भवानी खेड़ा पड़ता है। हालांकि छोटे भाई की शिकायत के आधार के ऊपर पुलिस ने उसके बयान भी दर्ज कर लिए हैं और मामले की आगे की कार्रवाई भी जो है वो शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़े भाई ने छोटे भाई की जमकर पिटाई की है, और पिटाई इतनी बुरी तरीके से की गई कि छोटे भाई को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, क्योंकि इस पिटाई के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।
पलवल में लगातार बढ़ रहे हैं गौ तस्करी के मामले। पुलिस ने ट्रक से 23 गायों को बरामद किया। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मौके से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 गौ तस्कर भागने में कामयाब रहे। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। होडल थाना पुलिस ने गौ तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। लगातार बढ़ रहे हैं गौ तस्करी के मामले। पलवल से ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ने ट्रक से गौवंशों को बरामद किया है। ये बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। होडल थाना पुलिस ने गौ रक्षा दल के साथ मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो पलवल में लगातार गौ तस्करी के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पुलिस ने ट्रक से 23 गायों को बरामद किया है। मौके से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि बताया जा रहा है कि 2 गौ तस्कर भागने में कामयाब रहे। बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। अब तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ये वही ट्रक है जिस ट्रक में इन गौवंशों को भरकर ले जाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही गौरक्षा दल को इस बारे में जानकारी मिली, लगभग हमने 1 सप्ते में करीबन 65 से 70 गौवंश बचाया, जो कि टोटल गौवंश यूपी की तरफ से मेवात की तरफ होडल होते हुए मेवात की तरफ जाता है। ये जो गौकशी करते हैं, ये इन गायों को ट्रकों में भर के ले जाते हैं। आज ट्रक को जो हमने पकड़ा है, इस ट्रक को हमने डबचिक के पास पॉली हाउस के पास से कवर किया है। करीब 4:30 बजे हमें गौ रक्षा दल वालों ने सूचना दी कि डबचिक फ्लाईओवर के पास करमन बॉर्डर की तरफ गायों से भरा ट्रैक्टर आ रहा है जो मेवात जाएगा। हम तुरंत वहां पहुंचे। हमने आने जाने वाले व्हीकलों का जो है सहायता लेकर उनको थोड़ा सा जाम किया और गाड़ी को काबू किया। 2 शख्स हमने मौके पर पकड़े और 2 शख्स जो है भागने में कामयाब हो गए। जो 2 शख्स हैं वो एक टपोकड़ा का है जिसका नाम नसीम है, दूसरा शख्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइबर सिटी के नाम से जाने वाले शहर गुरुग्राम के सेक्टर 9 की अगर हम बात करें तो यहां भी सड़कों की हालत बुरी तरीके से खराब है। और चलिए ऋषि भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। पलवल वाली जो खबर हमने अभी आपको बताई थी गौ तस्करों वाली, उसी खबर को लेकर इनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। ऋषि, दीजिए पूरी जानकारी, किस तरीके से ये बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी, और क्योंकि जिस तरीके से जानकारी मिली है कि गौरक्षा दल का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। जी, मैं बताना चाहूंगा कि पलवल जिले में से होकर मेवात की तरफ गौ तस्कर गायों को ट्रकों में भरकर ले जाते हैं और लगातार पुलिस इस मामले में गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। लगभग 1 सप्ते के अंदर 150 गायों को गौ तस्करों से गौ रक्षा दल के सदस्यों ने और पुलिस ने मिलकर बचाया है। और ऐसे ही आज जैसे ही गौ रक्षा के सदस्यों को पता चला कि यूपी की तरफ से एक ट्रक है जिसमें गाय भरी हुई है और मेवात की तरफ जा रहा है, इन गायों को काटने के लिए ले जा रहा है, तो उन्होंने इस बारे में पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने और गौ रक्षा के सदस्यों ने मिलकर नेशनल हाईवे 19 पर वाहनों का जाम लगवाया ताकि जो गौ तस्कर थे जो ट्रक में ले जाते वो नहीं बचे, उनको पकड़ा जाए। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि पुलिस ने नेशनल हाईवे 19 पर जाम लगाया हुआ है। जाम को देखकर 2 तस्कर मौके का फायदा उठाकर भाग गए और 2 तस्करों को मौके पर पकड़ लिया। और जब पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो इस ट्रक से 23 गोवंश पुलिस ने बरामद किए और लगातार कल भी 22 गोवंश बचाए, परसों भी उन्होंने 13 गोवंश बचाए। लगभग 1 सप्ते के अंदर 150 गोवंशों को पुलिस द्वारा और गौ रक्षा के सदस्यों द्वारा बचाया गया है। जी बिल्कुल। अब ऋषि, हम ये भी जानना चाहेंगे किस आधार पर ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो इसको अंजाम दिया गया। गौरक्षा दल को क्या सूचना मिली थी जिसके आधार पर पुलिस को लेकर वो मौके पर पहुंचे, उसके बाद इन गौवंशों को बरामद किया गया, उनको पकड़ा गया? जी, जैसे ही गौरक्षा के सदस्यों को सूचना मिली कि गांव से भरा हुआ ट्रक यूपी की तरफ से पलवल जिले की तरफ आ रहा है और मेवात में इन गांव को काटने के लिए ले जाया जा रहा है, तो उसी को लेकर गौ रक्षा के सदस्यों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस और गौ रक्षा के सदस्य नेशनल हाईवे 19 पर डबचिक के सामने पहुंचे, जहां पर वाहनों को रुकवाया गया और वाहनों को रुकवाने के बाद जैसे जाम लगा
तो जैसे जाम को देखकर जो तस्कर थे दो, वो मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गए और दो मौके पर पकड़े। जो ये एक जो टपुकरा गांव है राजस्थान में, एक तस्कर नसीम वहां का रहने वाला है और एक जिला पलवल के गांव टप्पा का प्रकाश जो आरोपी है वो पलवल के टप्पा का रहने वाला है, जो अपनी गाड़ी को गायों के लिए इस्तेमाल करता था। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो गौरक्षा दल ने पुलिस के सहयोग से इस बड़ी कामयाबी को हासिल किया है, जिसमें आपको बता दें कि गौवंशों को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि 4 गौ तस्कर थे, जिसमें से 2 को मौके पर ही पकड़ लिया गया, जबकि 2 गौ तस्कर ऐसे रहे जो भागने में कामयाब रहे। साइबर सिटी के नाम से जाने वाले शहर गुरुग्राम सेक्टर 9 की मुख्य सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं। सेक्टर 9 इलाके में लगने वाली मुख्य सड़क JMDA के अधीन है और बाकी इंटरनल सड़कें नगर निगम के अधीन हैं। मुख्य सड़क हो या फिर सेक्टर के अंदरूनी रास्ते, सभी से सड़कें गायब हैं और सड़कों की जगह 1 फीट से भी ज्यादा गहरे गड्ढे नजर आ रहे हैं और इन गड्ढों में सीवर का गंदा पानी भरा रहता है। सड़कों पर इन्हीं गड्ढों की वजह से सेक्टर 9 में रहने वाले लोग और वहां से रोजाना गुजरने वाले लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। दे रहे हैं, GMDA में भी मिले हैं, उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर के ऑफिस भी गए हैं, रिटर्न में शिकायत भी दी है। हमारी CRPF सोसाइटी है, विंग्स है और अभिनव अपार्टमेंट है, तीनों ने ज्वाइंट भी दी है। सेक्टर 9 के प्रेसिडेंट से मिले हैं, संजय प्रधान को भी साथ लेके गए हैं, लेकिन 6 महीने से कोई सोल्यूशन नहीं है। ये पहले ज्वाइंट क्या था, पहले यहाँ से ब्लॉकेज हुई थी, ये ब्लॉकेज यहाँ से इन्होंने पाइप डाल दी। जब सर्वे किया, ज्वाइंट कमिश्नर वगैरह आए तो इन्होंने टेम्परेरी सोल्यूशन यहाँ से दे दिया। उसके बाद आगे से लाइन फिर पीछे से कॉलेज तक बंद होती गई, ये आगे से आगे पाइपें ही डालते जा रहे हैं। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। ये हमारी सुरक्षा का हिसाब आप देख लो। समस्या भाई यहाँ पर 1 साल होने वाला है। इससे ये आगे ना सीवर लाइन जब हुई थी तो इन्होंने रास्ता क्लोज कर दिया था ये वाला, उसकी वजह से उस साइड का पानी जितना भी है एग्जिट तो हो नहीं रहा है, तो वहाँ पे भरा हुआ है। अब उधर का पानी जो है यहाँ पर आना स्टार्ट हो गया, अब तो फिर भी कम दिख रहा है। अभी 15 दिन पहले की अगर आप बात करेंगे ना, तो ये जितना भी एरिया है ग्राउंड, ये पूरा पानी तो फुल था। मतलब अगर बच्चे भी जा रहे हैं तो कोई बच्चा बाइक से गिर रहा है, कोई स्कूटी से गिर रहा है। कॉलेज वगैरह के बच्चे आते हैं यहाँ पर खाने पीने वगैरह। जुलाई इस साल की जो यानी मानसून आया था, जुलाई मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक में जुलाई में आ गई थी बारिश। उसके बाद से बस यूँ समझ लो कि शायद पूरे ही सेक्टर वासी ये फील कर रहे हैं कि इससे बेहतर तो कॉलोनी में पार्षद काम करवा देते हैं। आई मीन कॉलोनी में ही काम अच्छे हो जाते हैं। जस्ट जो अब फिलहाल अभी तक हम यहाँ की परिस्थितियाँ देख रहे हैं। और चलिए, इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कोरोना को लेकर इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। सोनीपत से आ रही है, जहां कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 332 नए मामले सामने आए हैं सोनीपत में। 649 मरीज ठीक होकर अपने घर भी वापस लौटे और जिले में 2565 मामले अभी भी एक्टिव हैं। होम आइसोलेशन की बात करें तो यहाँ 2000 से ज्यादा लोग हैं। तो सोनीपत में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 332 कोरोना के नए मामले यहां पर सामने आए। 649 मरीज ऐसे रहे जो ठीक होकर घर लौटे। जिला उपायुक्त ललित सिवाच ने लोगों से अपील की है कि कोविड प्रोटोकॉल का लोग पालन करें। सोनीपत से ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं, जहां 24 घंटे में 332 नए कोरोना के मामले सामने आए। अच्छी बात यह रही कि 649 मरीज ठीक होकर अपने घर भी वापस गए। जिला उपायुक्त ललित सिवाच ने लोगों से अपील की है कि लोग जो हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन जरूर करें। और हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। लाजपत, हम आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना की मामलों में लगातार यहां पर इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक अच्छी बात जो नजर आती है वो ये है कि संक्रमितों की संख्या से ज्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। यानी कि जो लोग कोरोना से पीड़ित हुए हैं उनसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है जो ठीक होकर अपने घर भी वापस लौटे। इसे एक अच्छी बात माना जाए, एक अच्छा पहलू। जी बिल्कुल अमित, देखिए दिल्ली NCR के नजदीक जिला सोनीपत लगातार कोरोना की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं
अच्छी खबर भी है क्योंकि कुछ मरीज भी ठीक हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चिंता का विषय है। और चिंता का विषय ये भी है कि दिल्ली का नजदीक होना और 70% व्यापार का मिलना ये कहीं ना कहीं लाजमी है। और ये वो पेशेंट है जो पाए जाते हैं जिनकी टेस्टिंग हॉस्पिटल जाकर होती है। आपको बता दें, अगर टेस्टिंग अगर प्रशासन की तरफ से की जाएगी तो और ज्यादा मरीज मिल सकते हैं। आपको बता दें कि जिला सोनीपत में लगातार कोरोना जैसी महामारी अपने पैर पसार रही है, लेकिन लोगों की बड़ी लापरवाही अमित इसमें दिखाई देती है। अमित, सबसे बड़ी लापरवाही ये भी है कि लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, लोगों के सोशल डिस्टेंसिंग की कोई ध्यान नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अमित, आपको पता भी होगा कि जहां भी जो लॉकडाउन का जो समय है वो पूरे भारत में 6 बजे के बाद का लॉकडाउन का समय है, लेकिन आपको बता दें कि जहां भी इस तरीके की जो गाइडलाइंस है वहां पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ऑलरेडी जो है तहसीलदार होते हैं, लेकिन तहसीलदार की कहीं भी ड्यूटी दिखाई नहीं देती। अमित, आपको बता दें कि दिल्ली के नजदीक होना और सोनीपत पर 6 विधानसभा है, जिसमें सबसे जो हॉट जो विधानसभा है वो राय विधानसभा क्षेत्र है। राय विधानसभा क्षेत्र में जो तहसीलदार है वो लापरवाह दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बनती है कि लॉकडाउन का जो समय है उसके बाद उनको चेक करना चाहिए। बाजार खुले रहते हैं, भीड़ का आलम लगातार रहता है। आपको बता दें कुंडली एरिया काफी बड़ा है, फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की धज्जियां लगातार उड़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जो कुंडली के नजदीक होना और दिल्ली के नजदीक होना और कुंडली में और प्याऊ मनियारी और गठेड़ी बिस्वा मिल और भालगढ़ अनेक ऐसी जगह है, पॉइंट हैं जो जहां पर माइनर लोग रहते हैं, जो अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं, जो माइनर लोग जो फैक्ट्री में मजदूर और मजदूर हैं, लेकिन वो लापरवाह है। आपको बता दें, अगर ये बीमारी बुरी तरह फैलती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि आवागमन लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि सोनीपत का जो राज्य, जो आपको बता दें कि हर राज्य का लोग यहाँ पर रहते हैं, जो मजदूर है हर राज्य के, जैसे राजस्थान के, यूपी के, बिहार के मजदूर है और मजदूर है, लेकिन वो लोग लापरवाह हैं। अमित, आपको बता दें कि बीमारी का जो चरम सीमा है वो काफी बड़ा यहाँ से सोनीपत से फैल सकता है, क्योंकि दिल्ली में जैसे जैसे मरीज बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सोनीपत में भी बढ़ रहे हैं। तो सोनीपत का और दिल्ली का अटैचमेंट होना काफी लाजमी है। और सोनीपत में हर राज्य का जो यहाँ पर मजदूर है वो बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार से हमारी निवेदन जरूर है, अपील है शासन और प्रशासन से कि पहले लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि जो पंच और सरपंच, जो लोग गांव के आंचल के लोग हैं, जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनसे मंथन किया जाए, बैठक की जाए, उनसे समझाया जाए, ताकि इस बीमारी से जीता जाए। अमित, आपको ये भी याद होगा कि ऑक्सीजन की कितनी बड़ी कमी पड़ी थी। आपने खुद देखा होगा कि ऑक्सीजन के एक समय भी ऐसा आया था जो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाई थी, कितना बुरा समय था। 2 बार लॉकडाउन को जो हालात बने, अब तीसरी बार अगर लॉकडाउन करना पड़ा तो अमित आपको पता होगा कि हालात कितने गंभीर बनेंगे, क्योंकि 2 बार जो लॉकडाउन किया है अभी तक हालात सामान्य नहीं आए हैं। आपको बता दें कि अगर लॉकडाउन करना पड़ा तो लोगों की लापरवाही कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई दे रही है। और लगातार जो शासन और प्रशासन है, अगर सख्त हुआ और लॉकडाउन करना पड़ा तो लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। अमित, आपको एक चीज और भी बता दें कि यहाँ पर जो है किराए का जो व्यापार है वो काफी ज्यादा है, कॉलोनियों में काफी भीड़ रहती है, जो लोगों को कहीं ना कहीं बीमारी का बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें जिला सोनीपत में किराए के जो मकान हैं उनके बुरे हालात हैं, और बुरे हालात जो है प्रशासन की भी लापरवाही है। प्रशासन को कम से कम जिनकी कॉलोनियां हैं उनको चेक करना चाहिए। आपको बता दें कुंडली में नगर पालिका लगती है, नगर पालिका की डिपार्टमेंट की भी जिम्मेवारी बनती है, तहसीलदार की भी जिम्मेवारी बनती है कि मुआयना किया जाए, चेक किया जाए। प्रशासन अगर नींद से जागेगा तो इस बीमारी से जीता जा सकता है। अमित, आपको ये भी पता होगा कि जो अगर प्रशासन अपनी पूरी ड्यूटी निभाएगा तो ही इस बीमारी से जीता जा सकता है, लड़ा जा सकता है। लेकिन लोगों की लापरवाही लगातार दिखाई देती है। सरकार सख्त हुई है तो लोगों ने अपनी टेस्टिंग शुरू करवाई है, क्योंकि फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में गाइडलाइंस जो है वो सरकार को दिखानी है कि दोनों वैक्सीन लगवाई है, टेस्टिंग कराई है, क्योंकि जरूरी है। मजदूर और मजबूर, लेकिन लापरवाह जनता कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन की स्थिति ना बने, हमें इसकी हमारी अपील है कि शासन और प्रशासन को आगे आकर जागरूकता जरूर फैलानी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका लाजपत, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। गुरुग्राम में बीते लंबे समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने परमानेंट होने को लेकर जिला प्रशासन के सामने प्रोटेस्ट कर रही हैं। लगातार उनकी ओर से हल्ला बोला जा रहा है और इनका यह कहना है कि उन्हें परमानेंट किया जाए। वहीं ऐसे में आंदोलन करने वाली 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिला प्रशासन की ओर से टर्मिनेट कर दिया गया है
और इसी को लेकर इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गुरुग्राम के विकास सदन का घेराव किया और सीधे तौर पर यह मांग भी की गई कि उनकी 4 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फिर से बहाल किया जाए, नहीं तो आंदोलन को और ज्यादा तेज किया जाएगा। चार वर्कर गुड़गांव जिले से टर्मिनेशन की गई है। पहले तो हम उनको बहाल करवाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो अधिकारी है वो कमजोर तबके की वर्कर को टर्मिनेशन कर रही है। जहाँ की उन्होंने टर्मिनेशन करना था तो वर्कर प्रधान और सचिव को करना था जिले पर, लेकिन इन्होंने गरीब तबके की वर्कर को उठा के उनको टर्मिनेशन किया। हम आज इनसे ये जवाब मांगने आए हैं कि पहले तो या तो इनको चारों वर्करों को बहाल करो, नहीं तो पूरे जिले की वर्कर और हेल्पर को टर्मिनेशन करो। आज हम पीओ मैडम का घेराव करेंगे। 48 दिन से हम रोड पे बैठे हुए हैं और हम ये पूछना चाहते हैं, हमारे कई जिलों में जैसे कैथल में, करनाल में, दादरी में, रेवाड़ी में और गुड़गांव में कई बहनों को टर्मिनेट किया गया। हमारे गुड़गांव से भी हम 4 लोगों के टर्मिनेशन लेटर निकाले गए, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम ये पूछना चाहते हैं मैडम से, चलो टर्मिनेशन हमारे किए, पहले हमें कारण तो बताए, जबकि हम हड़ताल का नोटिस देख के हम यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। बार बार मैडम को जब वो नोटिस दिए गए हैं, मेल के माध्यम से भी, व्यक्तिगत रूप से भी, और डेलीगेशन आके भी बाकायदा उनको हड़ताल के नोटिस दे गए। प्रोग्राम अधिकारी है गुड़गांव की, उनका घेराव कर रखा है, ना हम किसी को अंदर जाने दे रहे हैं, ना हम किसी को अंदर से बाहर जाने दे रहे हैं। तो क्या कुछ मांग है मैम आपकी? आज की क्या मांग है? आज की कोई मांग नहीं है, ये आज का विरोध है हमारी बहनों का कि हमारे जो यूनियन के लीडर थे उनको किस बेस पे जो है सेवा समाप्ति उनकी की गई है। सिर्फ ये सवाल पूछने के लिए यहाँ लोग हमारे। और चलिए अब खबर है पलवल से, जहां गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य रूप से मनाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में पुलिस, होमगार्ड, जूनियर और सीनियर विंग ने एनसीसी की टुकड़ियों के साथ परेड की रिहर्सल की। इस मौके पर सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छात्राओं ने हरियाणवी गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा कि ये समारोह कोविड-19 की हिदायतों के अनुसार ही मनाया जाएगा। परीक्षण वाहन जहां जहां से गुजरता है, कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। आज देश करते हुए उत्तम टुकड़ी हरियाणा पुलिस, जिसका नेतृत्व कर रही है पीएसआई साहिल कुमार, हरियाणा पुलिस की महिला टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है असिस्टेंट सब हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं कि हम अपनी जान। 2022 का जो मुख्य फंक्शन होना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में होगा और कमिश्नर साहब श्री संजय जॉन जी उसमें मुख्य अतिथि होंगे। उसके लिए आज हमने फाइनल रिहर्सल की है और स्कूल के बच्चों ने और विभिन्न ट्रुप्स ने मार्च पास्ट किया है। कल्चरल प्रोग्राम होंगे, प्रोग्राम अच्छी तरह से कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए धूमधाम से मनाया जाएगा। 30 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है और इसके उपलक्ष्य में सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है और पुलिस ने हर तरह से अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। लोगों से यही अपील है कि अपना गणतंत्र दिवस है, इसको पूरा शांति और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। सोनीपत में ठंड का कहर जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के बाद शहर में ठंड और बढ़ गई है और इसके लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं कोहरे और धुंध के चलते भी राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जहां कोहरे और धुंध के चलते वाहन चालकों को फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वहीं धुंध के कारण हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई है। पलवल में लुटेरों ने व्यापारी नेता के साथ हथियार के बल पर 75,000 रुपए लूट के अंजाम दिया है। दरअसल बस स्टैंड स्थित वोडाफोन स्टोर पर
की गई इस लूट में 2 भाइयों सहित 3 युवक शामिल थे। एक आरोपी को डिटेक्टिव शाखा ने गिरफ्तार किया और पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया ताकि अन्य लुटेरों की गिरफ्तारी भी संभव हो पाए। सोलह 12/2021 को बस स्टैंड के सामने वोडाफोन स्टोर व मनी ट्रांसफर की दुकान से 3 कापोसों ने हथियारों के बल से 75,000 रुपये नगद व एक ओप्पो का मोबाइल छीना था। इस संबंध में कल 23/1/2022 को प्रकाश नाम के लड़के को गिरफ्तार किया गया है और इनके साथियों की भी इसका रिमांड लेके पूछताछ करके दोबारा इनके साथियों को भी गिरफ्तार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।